तो क्वेश्चन आवर में आपने रिपोर्ट देखी, चिंता है। सर्वे करने वाली टीम की जो रिपोर्टें हैं वो भी कई दफ़ा हमारे सामने आई हैं, लेकिन अभी एक बार फिर से चिंता ज़रूर शुरू हो गई है, जिसमें हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत कर देंगे इस गंभीर विषय पर कि कैसे इसे समझा जा सकता है और कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पर्यावरणविद त्रिलोक चंद्र सोनी जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत उत्तराखंडी जी आपका। हमारे साथ RP रतूड़ी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। रतूड़ी साहब, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, आपको बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल त्रिलोक जी आपसे है, क्योंकि आप एक बहुत लंबे वक्त से एक वृक्ष मित्र के तौर पर पर्यावरण को आप समर्पित हैं और लगातार पर्यावरण की चिंता जाहिर भी करते हैं और उससे कैसे इन चिंताओं को कम किया जा सकता है उस पर भी बात रखते हैं। लेकिन अगर आज बात आए कि मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, इस मौसम में हम देखें बहुत सारे परिवर्तन आए और साल दर साल परिवर्तन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? क्या ये बड़ी चिंता की ओर इशारा है, और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में जो हो रहा है? जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके के हालात वर्तमान समय में हमको देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिन पर्वतों में हमारे बाप दादाओं ने अपना जीवन यापन किया है, अपनी गाय भैंसे पाले हुए हैं, यानी कि अपना रोज़गार उन पर्वत पहाड़ों में रह कर के अपना जीवन बिताया है जी। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि वो जो सुरक्षित स्थान कभी हुआ करते थे वह आज कहीं ना कहीं संकटमय है। वहाँ पर जो कि संकट के बादल मंडराने लग गए। तो इसका जो सबसे बड़ा दोषी है वो मानव है। मनुष्य के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा रही हैं जिस कारण से हमारे पहाड़ों में जो है, पहाड़ के जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनका तो दोहन हो ही रहा है। साथ साथ जो हिमालय हैं, जो ग्लेशियर हैं, उन पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आज अमूमन देखा जाता है कि कहते हैं कि पेड़ पौधे काटने से जो है कि हिमालय पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, पेड़ पौधे काटने से कहीं ना कहीं हिमालय पे प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ और भी कई इस प्रकार के कारण हैं जिन कारणों का सीधा प्रभाव हिमालय पर पड़ रहा है। जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, कई बमबारी हो रही हैं, बारूद का इस्तेमाल हो रहा है, बारूदों का विस्फोट हो रहा है। उस विस्फोट के कारण भी कहीं ना कहीं जो है कि उसका जो धुआं आ रहा है, उसकी जो आवाज़ें आ रही हैं, वो हमारे वातावरण में तापमान में परिवर्तन ला रहे हैं। कोई हमारे त्योहार आते हैं, उसमें हम बहुत सारे, या कोई खुशियों के समय होता है जी। ऐसे मौके पर हम आतिशबाजी कर लेते हैं। तो उस आतिशबाजी के कारण भी कहीं ना कहीं जो है कि हमारा वातावरण तो दूषित हो ही रहा है। उसके साथ साथ का उसका सीधा प्रभाव तापमान पर पड़ रहा है। जब तापमान पर उसका प्रभाव पड़ रहा है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। तो अगर ग्लेशियर बचाना है तो कहीं ना कहीं हमको पूरी दुनिया के लोगों को, हम उत्तराखंड की बात ही नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में हिमालय पूरा जगह फैला हुआ है। उसको बचाना सबका काम है। उत्तराखंड के जो लगभग जो हमारे 5 झीलें बने हैं जो ग्लेशियरों से, वो चिंतनीय विषय हैं। आज तक उन पर रिपोर्टें जो कि उजागर नहीं हुई है। एक पे काम चल रहा है लेकिन अन्य पे काम नहीं चल रहा। क्या समय रहते हुए उन पे कार्य करके जो कि जन चेतना को जागरूक और प्रेरित नहीं करना चाहिए? क्या ऐसी स्थितियां छुपा करके या उन पे काम ना करके 2013 के जैसे तुम आपदा को जन्म देने के कारण, जिसमें कई लोग जो है कि वहां पर मर चुके थे, ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न होना चाहते हैं? तो समय रहते हुए हम सब चीजों को जो कि उजागर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, तभी जाकर के पहाड़ के जन लोग जो है कि सुरक्षित रह पाएंगे। अन्यथा केदारनाथ से हमको सबक लेना चाहिए। आप हमको जो चमोली के जनपद में जो ग्लेशियर के कारण जो झील बननी है, और उसके साथ साथ जो पिछले बार 2021 में जो कि वहां पर जो इतना बड़ा भयंकर जो कि वहां पर जो झील टूटने के कारण जो है कि बाढ़ आ चुकी थी, जिसमें कई जनधन की हानि हुई। क्या ऐसी परिस्थितियों के लिए हम इंतजार करेंगे? तो कहीं ना कहीं लापरवाहियां हो रही हैं। तो सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो वहां पर जो बॉडियां काम कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक हमारे हैं, उन पर लगातार नजर रखने चाहिए। क्या उस कारण से कहीं जनधन की हानि तो नहीं होगी? क्या ज्यादा उसका प्रभाव समाज में तो नहीं पड़ रहा है? क्या किस तरीके से उनको रोका जाना चाहिए? तो ये तमाम कार्यों को लेकर के हमको
आगे आना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, चेताना चाहिए, तभी जाकर के पहाड़ का जन्म और पहाड़ का मानव, पहाड़ के प्राकृतिक वनस्पति, पहाड़ जो है कि सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा बहुत चिंतनीय होगा कि अगर ये चीजें टूटती हैं ग्लेशियरों से जो झील बनने, उसे न जाने कितनी जाने जाएंगे, बिल्कुल। इसकी खामियाजा कौन भुगतेगा? हमें लोगों ने तो भुगतना है ना। तो बिल्कुल। इसलिए हमको कहीं ना कहीं आगे आने की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और विस्तार से भी आपसे समझेंगे। पहले पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हैं। रतूड़ी जी, सरकारें इस ओर किस तरीके से ध्यान दे रही हैं? हालांकि ये पूरे विश्व का विषय है, लेकिन इस पर अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो इस वक्त केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे प्रदेश में भी इस पर काम हो रहा है। क्या पर्यावरण की चिंता सरकार कर रही है और किस तरीके से काम किए जा रहे हैं इस पर? देखिए, ये तो आप जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और धामी साहब जिस तरह से हमारे इस पर्वतीय क्षेत्र की और हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, पर्यावरण की चिंता कर रहे हैं। अन्यथा आप देखेंगे कि पिछली बार उन्होंने कहा था कि एक पेड़ माँ के नाम, ये इतना बड़ा संदेश था पूरे देश में कि अगर हमारे वृक्ष लगेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आज भौतिकवाद के प्रति लगाव जो है, जो आज भौतिकता का लगाव है कि हमारे घर में एसी भी होना चाहिए, हमारे घर में फ्रिज भी होना चाहिए, पर्यावरण पे इसका भी असर पड़ता है कि आज गाड़ी भी होनी चाहिए, पेट्रोल भी जलना चाहिए, डीजल भी जलना चाहिए, सुविधा भोगी होना भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका वातावरण पे भी और पर्यावरण पे असर पड़ता है। तो मानव एक तरफ तो विकसित होने की बात करता है कि हम विकसित हों, हमको ये सुविधाएं हो, और दूसरी तरफ हम ये चिंता भी करते हैं। तो ये दोनों चिंताएं बड़ी मुश्किल है कि कैसे एक तरफ बांध की आवश्यकता है कि घर घर बिजली पहुंचाओ, और एक तरफ हम पर्यावरण की भी चिंता करें। तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। सरकार को भी इस पर चिंता ये है कि मानव भी बचाना है, जंगल भी बचाना है, हमारा ग्लेशियर भी बचाना है, और ये निश्चित तौर पर हमारी जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की सरकार है, वो पूरी तरह से सजग भी है और जागरूक भी है। आपने देखा होगा नमामि गंगे पर जो कार्य चले हैं वो उसका स्वरूप है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि पेड़ कट रहे हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो है 6.78% बढ़ा है, घटा नहीं है। तो ऐसा सरकार चिंतित इस बात से है, लेकिन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने भौतिकवाद के उस उपयोग को कैसे कम करें, इसके प्रति उनको भी जागरूक करना पड़ेगा। नहीं, ये ठीक बात है। एक आम व्यक्ति की जन भागीदारी इसमें बहुत जरूरी है। आशीष सैनी जी, सरकार का ये दावा है कि पर्यावरण को लेकर चिंता करते हैं और उसी हिसाब से ही डेवलपमेंट के कार्य भी किए जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी ने दूसरी बातें रखी, लेकिन उन्होंने बातें जो रखी वो प्रवचन के स्तर की थी। सरकार क्या कर रही है उस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला प्रकाश ये है कि उत्तराखंड में और भारत में दोनों ही स्तर पर ग्लेशियरों के पिघलने और पर्यावरण की रक्षा को लेकर जो रिसर्च का काम यूनिवर्सिटीज में होना था, उनकी फेलोशिप सीटें घटा दी गई और वो काम बंद कर दिया गया। पहली चीज। दूसरी, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स या जो पर्यावरणविद अगर कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सरकार उसे ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसका ध्यान न देने के कारण उनका आर्थिक पक्ष है। उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे, नदियों में प्राकृतिक जो संपदा है उसका अवैध दोहन, अवैज्ञानिक तरीके से दोहन से नदियों के किनारे रहने वाली वनस्पति और नदियों में रहने वाले जीव, तीनों चीज सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। EIA की जो गाइडलाइन है, जो खनन के पट्टों पर अथवा उन क्षेत्रों पर जो वन क्षेत्र से यदि हम किसी सड़क को गुजारते हैं या कोई भी प्रकल्प स्थापित करने की अनुमति इन्वायरमेंटल क्लियरेंस EIA के माध्यम से देते हैं, यदि उस EIA को ही पढ़ लिया जाए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस चीज का वायलेशन हो रहा है। और वो वायलेशन उत्तराखंड राज्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक है। जैसे ऑल वेदर रोड का जो निर्माण है वो EIA गाइडलाइन को ताक पर रखकर किया गया है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। और सड़कें जो चौड़ीकरण हुआ है, जिसे ऑल वेदर का नाम दिया गया, ना तो वो सुरक्षित है
और न ही वो पर्यावरण की रक्षा कर पा रही है। अब तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आम नागरिकों की सहभागिता। फॉरेस्ट एक्ट 2005 के बाद उत्तराखंड के वन क्षेत्र को भी उसी तरह सुरक्षित किया गया जो पूरे देश का था। फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करने का जो प्रयास है वो किसने किया था? वो उत्तराखंड की 2008 की खंडूरी सरकार ने किया कि यदि वन क्षेत्र की कोई भूमि इस तरह से आती है तो पहले जो बंजर जमीन गांव की हुआ करती थी वो वन क्षेत्र में शामिल होती थी। इन्होंने उसको रोकने का काम किया, वो तो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से वो कैंसिल हो सका। कैबिनेट के डिसीजन को कैंसिल किया गया जो वन पर्यावरण अधिनियम को कमजोर कर रहा था। ऐसे ही सरकार के स्तर पर, क्योंकि देखिए चुनी हुई सरकार है, वेलफेयर गवर्नमेंट है और उसकी पहली जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है, तो उसमें पर्यावरण की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली हिंदुस्तान की सबसे अधिक, पूरी दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में और सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी में शामिल है। तो इतने अधिक प्रदूषण के बाद जिसका AQI इंडेक्स कभी कभी 1000 तक भी पहुंच जा रहा है, दिल्ली में एक तरह के गैस चैम्बर में हम लोग फंस चुके हैं। तो उसका उत्तराखंड से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो दिल्ली। तो उसका जो दुष्प्रभाव जब पड़ना शुरू होगा तो मुझे लगता है कि भारत के नागरिकों में से झेलने की क्षमता है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूशन से हो रही है और पोल्यूशन पे कंट्रोल करने का कोई कारण नहीं है। हमारे बगल में हिमाचल प्रदेश राज्य है जिन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% की छूट दी है। उत्तराखंड राज्य में कोई छूट नहीं है। ना तो आप CNG को बढ़ावा दे रहे हो और ना जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां उनको बढ़ावा दे रहे हो। तो पेट्रोल और डीजल जितना भी उत्तराखंड में चलेगा वो उत्तराखंड के ग्लोबल वार्मिंग में और आसपास के इलाके ग्लोबल वार्मिंग में पूरी भागीदारी निभा रहा है, जो मनुष्य जीवन के लिए और देश के लिए सबसे अधिक खतरा बन रहा है। इसमें सरकार और उसके जुड़े हुए लोग सीधे सीधे शामिल हैं। ठीक है, आपने कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जवाब मैं ले लूंगा। पहले देवचंद उत्तराखंडी जी के पास जा रहा हूँ। उत्तराखंडी जी, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के रिएक्शन हमने ले लिए। उत्तराखंड क्रांति दल क्या कहना चाहता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात है, कांग्रेस की भी अपनी बात है, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए रवि जी, ये मैं समझता हूं कि अभी जो हमारे पर्यावरणविद थे उन्होंने सारा कुछ इसको बड़ा सारांश बड़े अच्छे शब्द में उन्होंने बता दिया। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था बहुत पहले से भी रही होगी, जब हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि हिमालय क्षेत्र में हर बार जो है ज्यादा आवाजाही नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने ये एक नियम बनाया कि भगवान जो हमारे चारों धाम है उनका उन्होंने एक प्रवास बनाया नीचे, और ताकि उधर 6 महीने के लिए कम से कम वहां पर जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसा जो एक बहुत शब्द आ रहा है, जो एक मौसम आ रहा है वो ना हो। लेकिन आज जो है इतना, जब पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, तो हम विकास के नाम पर ऐसे काम करते जा रहे हैं जो सीधे सीधे पूरे प्रदेश को, या पूरे, हम ये कह सकते हैं हिमालय का अगर दोहन होता है तो पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ता है। आज हम विकास को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं, बल्कि ये बात पहले भी हमने कही थी पहले कि विकास को विकास के तहत और एक नए सृजन के तहत किया जाए, और हमारे जितने भी पर्यावरणविद हैं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उनकी बातों का पुख्ता रूप से संज्ञान लिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले जो घरों का भी निर्माण होता था तो आंगन में पठारें लगती थी ताकि पानी वहीं से नीचे की तरफ जाता था और जमीन भी हमारी जो सोखती थी पानी। उससे क्या होता था कि पूरा जंगल वगैरह भी अच्छे उसमें आते थे। आज जिन गदेरों में 50 साल पहले भयंकर पानी होता था, आज वो इस सदी में सूखे पड़े हुए हैं। इस सब का कारण ही ग्लोबल वार्मिंग है। हर आदमी, हर साइंटिस्ट ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है। हम अगर आज उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड राज्य शायद हमने इसलिए मांगा होगा कि हम अपने इस हिमालय को बचाने के लिए एक पुख्ता नियम कानून बनाएंगे, और सिर्फ राज्योत्सव और सिर्फ यात्रा और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए आज जहां जो आदमी नहीं जा सकता था, यात्रा पे जाता था, वो लौटने की आशा इसलिए नहीं करता था कि भाई मैं यात्रा पे जा रहा हूं। आज तो पिकनिक स्पॉट की तरह आपने बदल दिया है और आप उसको विकास की लाइन में बोलते हैं और लोगों को जुमला रोजगार का देते हैं, रोजगार बाहर वालों को देते हैं। तो कहने का मतलब है ये विपदा हमारे अपने लिए वही विपदा है, और ये जो सरकारें हैं हमारी वर्तमान में या पहले भी लोगों ने हिमालय क्षेत्र को उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पहाड़ी राज्यों को, पहाड़ी लोगों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राज्य मांगा था और राज्य बनने के बाद जो सरकारें हैं वो वही किसे कंट्रोल होती है, उनका रिमोट वही है। तो उनको हिमालय बचाने या हिमालय के लोगों को बचाने से कोई सरोकार नहीं है, और वो अपना इस कभी भी ध्यान नहीं देंगे। विषय आपका बहुत अच्छा है, बहुत सोचनीय है, और इस पर डिस्कस करना और इस पर एक्शन भी लेने वाला है।
लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार कभी भी इतनी गंभीर हो, दोनों सरकारें, कि इसके बारे में कभी सोचें। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि विकास तो हो, राज्य का विकास हो, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखें कि जो हिमालय हमारे जो हैं, जो हमारे जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो पूरे हिमालय चौखंबा जो इलाका लगा हुआ है, इसको किसी न किसी तरह से क्षति न पहुंचाया जाए। आज लगातार हेलीकॉप्टरों का जाना, जानवरों में हलचल होना, उसके बाद मानवों का आना जाना, ये सब भी हमारे लिए, सिर्फ उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूं, जो उत्तराखंड का हिमालय एरिया है उसको बचाने के लिए नाकाफी है। इसके लिए हमको पुख्ता कदम सरकार को संज्ञान लेना होगा। ठीक है, त्रिलोकचंद सोनी जी, अब ये सीधे तौर पर बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास की जो अंधाधुंध दौड़ में हम लोग हैं, तो हम कुछ अपनी जो जड़ें हैं, खासतौर पर उत्तराखंड बात करें पर्यावरण के लिहाज से, तो उनको कमज़ोर करते जा रहे हैं। और आज ये जो चिंता है, ये तो बहुत बड़ी आज विश्व की चिंता है, लेकिन यहाँ पर काम किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है ताकि ये चिंता कुछ कम हो सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है हमारा, ये पर्वतीय हमारा राज्य है और हिमालय के इसके चारों ओर, मतलब तीन ओर अगर देखें हम तो, जम्मू कश्मीर से लेकर के हम देखते हैं तो हमारा पूरा जो है कि पूरब की ओर जो है कि हिमालय फैला हुआ है। और उस हिमालय जो है वो एक शांत जगह पे हुआ है। हमने विकास की होड़ में क्या कर दिया है कि जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, जिनको सजोकर न सरकारों ने रखी, अगर पहाड़ के हम पर्यटन स्थलों की सौंदर्यीकरण की बात करते हैं या उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसका जिम्मा हम वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों को देना चाहेंगे। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जब हम घर गांव में रहते थे तो हमारे यहाँ एक चाय का दुकान हुआ करती थी, और वो चाय की दुकान होती थी तो वो लकड़ियां जो लाते थे, पूरी लकड़ियां भी नहीं जलाते थे, थोड़ा लकड़ियां जलाते थे, जंगल से लाए लकड़ी जगह चाय बना लेते थे और कुछ छोड़ देते थे। जब हमने उनसे पूछा कि भाई ये तरीके, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैं ही सब चीजों का दोहन कर दूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। जिस कुप्ते वो मैं चाय बनाता था, वो उसके मरने के बाद उसका बेटा बनाता था, उसके बेटे के बाद उसके बेटे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसका मतलब ये था कि जो प्राकृतिक संसाधन है, हमने ही नहीं बल्कि उनको बचा करके हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सुरक्षित रखेंगे। इसलिए हमारे पूर्वज उनका दोहन नहीं किया करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हो क्या रहा है कि जो हम विकास की बात कर रहे हैं, जो हम पर्यटन को अपनी ओर लाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे सीधा प्रभाव हमारे ग्लेशियर पर पड़ा। जहां पर जो है कि 10, 20, 100 आदमियों की रहने की, या 100 आदमी जा सकते थे, 100 आदमी की जितना जो तापमान पड़ता था उसको वहां की प्रकृति सहन कर लेती। आज वहां लाखों में वो लोग जा रहे हैं, हजारों में वहां लोग जा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि उनके जाने से कितना वहां पर तापमान बढ़ रहा होगा। जब उस शांत वातावरण में तापमान बढ़ रहा है तो निश्चित तरीके से उसका प्रभाव सीधा ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। और जब ग्लेशियरों पर पड़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो झील बनेंगे, झीलें बनेंगे तो झीलें टूटेंगे तो वो तबाही मचाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपने विकास के दायरे को थोड़ा सा इस तरीके से लागू करना पड़ेगा, इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बचे रहें, ताकि हमारे जो है कि यहां पर जो है कि जनमानस की सुरक्षा भी हो सके और विकास भी हो सके। हमारे उत्तराखंड राज्य को इसलिए मांगा गया था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ का विकास हो, यहाँ के जन जन को सुविधा मिले। लेकिन हमारे बगल का हिमाचल प्रदेश एक फलपट्टी के रूप में विकसित हो गया। उत्तराखंड का व्यक्ति जो है कि एक उत्तराखंड को एक फलपट्टी के रूप में विकसित हो गया। उसके फलपट्टी के विकसित न होने के कारण आज जो पहाड़ों में विचरित करने वाले जंगली जानवर थे वो जो है कि शहरों की ओर आने लगे। जिस तरीके से लोग पलायन करके शहरों की ओर आ रहे हैं, उसी तरीके से वहां के जीव जंतु भी जो है शहरों की ओर आ रहे हैं। पहाड़ का आदमी तो आज भी बाघ से सुरक्षित है, लेकिन शहरों में देख रहे हैं बाघ घरों का अंदर चला जा रहा है। तो इसका दोषी यहाँ का कहीं ना कहीं मानव रहा है। हमें इस ओर इतना सघन काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। तो निश्चित तरीके से इन कार्य योजनाओं को सरकारों को अपना जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कार्य योजनाएं सरकार के माध्यम से बनेंगे, कार्य योजनाएं सरकार संचालित करेंगे, लेकिन कार्यदायी जो संस्थाएं होंगे वो किस तरीके से धरातल पे काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम होगा। सरकारें योजना बना देती हैं, सरकारें जो कि काम करने के लिए
गांव-गांव तक पहुंचाते थे, लेकिन वो कार्य धरातल पर नहीं दिखता है तो हम सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष देंगे जो काम नहीं कर रहा। तो ऐसे कार्यों पर जो कि मॉनिटरिंग करने चाहिए, तभी जाकर के पहाड़ का जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है वो सुरक्षित रहेंगे। मैंने तो यह भी कहा था सरकार को कि जो उत्तराखंड के जंगल हैं, इन उत्तराखंड के जंगलों को आप फल पट्टी के रूप में विकसित कर दीजिए। जब उत्तराखंड के जंगल फल पट्टी के रूप में विकसित हो जाएंगे और आम आदमी के लिए आर्थिकी, आमदनी, रोजगार के स्रोत और यहां के जंगल बन जाएंगे, तो निश्चित तरीके से यह है कि यहां पर जो है कि जनधन की हानि नहीं होगी, यहां के युवा पलायन नहीं करेंगे, यहां के युवा जो कि अपने यहां कार्य करेंगे। इसलिए निश्चित तरीके से सरकार को इस ओर बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हमारे युवाओं को अगर पहाड़ में रोकना है तो उनके लिए रोजगार तैयार करने हैं हमने। जिस दिन हमारे युवाओं के लिए रोजगार तैयार हो जाएंगे, उस दिन पलायन जैसी समस्याओं से हम जो है कि बहुत दूरियां बना लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ रोजगार के संसाधन नहीं है। रोजगार के लिए हम शहरों की ओर आ जाते हैं। इसलिए आज जब शहर में आ रहे हैं तो शहर में एक कमरा कम से कम हमको जो है कि 5,000 6,000 का दे रहे हैं, तो वो बोला जब मुझे देना ही है तो अपना परिवार लेके आ रहा, बच्चे भी अपने साथ रख रहे। तो निश्चित तरीके से जहां हमारे घरों में जो है कि आज होम स्टे के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से जो है कि पूरे जंगलों का एक फल पट्टी के रूप में विकसित कर जाना चाहिए। वो जो मूल हमारे पानी के जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों के साथ जो है कि छेड़खानी नहीं करके, बल्कि उन जल स्रोतों के चारों ओर जो है कम से कम जो है कि 500 वर्ग मीटर पर सघन पौधारोपण करना चाहिए, ताकि वहां पर नमी बनी रहेगी। तो निश्चित तरीके से जो है कि हमारे पानी के मूल जल स्रोत नहीं सूखेंगे। अन्यथा हो क्या रहा है कि हम अपने विकास की होड़ में उन मूल जल स्रोतों के साथ छेड़खानी कर दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पानी रिश्ता चला जा रहा है, ना तो वो गदेरों में पहुंच पा रहा है, ना जहां उस पानी ने जाना चाहिए था वहां तक पहुंच पा रहा है। तो इस पर भी हमको कार्य करना पड़ेगा ताकि हमारे जल स्रोत भी जो है सुरक्षित रह सके। भारत सरकार ने कई इस प्रकार की योजनाएं चलाए हैं, लेकिन मैं योजनाएं चलाने से नहीं कहूंगा, सरकारों के काम बहुत अच्छे सराहनीय है, लेकिन क्या जो जिनको काम दिया जा रहा है उन कार्यों को वो अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं? उस कार्यों का लाभ जो है कि उस क्षेत्र के लोगों को मिल पा रहा है? उस कार्यों के लाभ से जो कि पर्यावरणीय संतुलन बन रहा है? क्या उन कार्यों से जो है कि हम यहां पर जो कि जो हिमालय बचाने की बात कर रहे हैं, जो तापमान में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन पर असर पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं इसके जो मॉनिटरिंग है उसमें ध्यान देने की जरूरत है, तभी जाकर के पहाड़ के ग्लेशियर भी बचेंगे, तभी जाकर के पहाड़ का जनमानस भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, अभी कांग्रेस इस बात का जिक्र कर रही थी कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में कि 50% जो ईवी वाहन हैं उन पे वहाँ पर सब्सिडी दी जा रही है। इन्होंने ये भी कहा कि जो सीएनजी की बात की जा रही है, सीएनजी उस जिस तरीके से आ जानी चाहिए थी प्रदेश में, उसकी शुरुआत होनी चाहिए, उस पर भी कहीं ना कहीं ढील है। अगर ये तमाम चीज़ें होती इससे पर्यावरण संतुलन बनाया जा सकता है। देखिए विपक्ष के तौर पर बात रखिए, लेकिन बात तो ठीक है। अब आप ही बताइए कि आप लोगों की कितनी कोशिशें हैं कि हम इसे कर पाए। रवि जी, आरोप लगाना और सत्यता में भारी अंतर होता है। पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? बड़े बांधों का समर्थक कौन था? किसने बड़े बांधों का निर्माण करने की सोच की थी? एक तरफ आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, और एक तरफ ये थे कि पर्यावरण के दुश्मन बन के बड़े बांधों की बात कर रहे थे, और एक तरफ ये कहते हैं कि साहब बगल वाले राज्य में, अरे बगल वाले राज्य में ये किसी व्यवस्था नहीं है। हमारे देहरादून में भी, हमारे उत्तराखंड में भी इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, और उन पे सब्सिडी की बात भी अभी आपने सुनी नहीं होगी। खाली आरोप लगा करके, झूठ बोल करके, बिना तैयारी के। अरे आपने जो जंगल से प्रेम था, गांव के लोगों को कहते हैं आपकी पलायन हुआ। जो जंगल से लोगों का प्रेम था, जंगल से लोगों की जो आमदनी थी, वो आपने वन अधिनियम किसने लागू किया? यूपीए सरकार ने, कि जंगल से जनता का लगाव बंद किया। अगर वहां चले गए, अगर घास पात लाए तो उनकी धराती और उनको अरेस्ट करने की बात करी। ये यूपीए सरकार की देन थी। पहले अंदर झांको कि हमारी गलतियां क्या है। पर्यावरण के दुश्मन, जब मैं गांव का व्यक्ति था, मैं जंगल को आपने देखा होगा कि जलने नहीं देता था, मेरी भागीदारी होती थी। लेकिन आज आपने जंगल के
लोगों को, गांव के लोगों को जंगल से दूर कर दिया। ये नीति अगर आप गलत बनाएंगे तो इसका निश्चित तौर पर। और तीसरा मैं कहूंगा रवि जी, जो जिस तरह से जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी है, निश्चित तौर पर जहां हम आजादी के समय 34 करोड़ थे, आज 140 करोड़ है। तो जब आबादी का घनत्व तो बढ़ता है तो पर्यावरण पर उसका सीधा असर होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमको ध्यान देना चाहिए, लेकिन इनका ध्यान तो केवल कहते हैं कि किस किस को हम समर्थन करें, कि 12 बच्चे किसके होंगे, किसके समर्थक हैं, ये तो ये जाने। सवाल ये है कि पहले अंदर झांकना चाहिए कि भाई हम कितने संवेदनशील थे। हम पर्वतीय क्षेत्र के प्रति हो चाहे देश के प्रति हो, हम कितने संवेदनशील थे। संवेदनशील नहीं, आरोप आप लोग। अरे 10 साल आप उत्तराखंड में रहे, अगर आपने 10 साल में टोटली उत्तराखंड में सारे सीएनजी और इलेक्ट्रिक की होती तो आज ये कहां से होता। खाली आरोप मत लगाओ। ठीक है आशीष सैनी जी, समाधान की बात करो कि कैसे हम समाधान कर सकते हैं। ठीक है आशीष सैनी जी, डिबेट में बैठे हैं, समाधान बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बता रहे हैं आशीष सैनी जी। जी 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 बात रखिए आप। हाँ, मैं दो बात उल्लेख करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पहले मैंने कहा कि हिमाचल में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 50% की छूट दी जा रही है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उत्तराखंड में नहीं दिया जा रहा। तो ये सुझाव ही तो है। अब इन्होंने पहले नरेंद्र मोदी जी की आरती उतारी और फिर झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आदमी जब झूठ बोलता है तो उसका हृदय उसे कैसे स्वीकार करता होगा। दूसरी बात, हमने कहा कि पर्यावरणविद हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। तो आपको उसमें उन सुझाव को मानने में क्या समस्या है? मैं उसको बता दूं समस्या क्या आती है। पूरे उत्तराखंड का कानून एक गुजराती कंपनी को दे दिया। ये इनके सामने समस्या है कि अगर संशोधन करेंगे तो उन गुजरातियों का क्या होगा जो उत्तराखंड को लूटने और दोहन करने के लिए आए हैं। इनके सामने समस्या ये है कि उत्तराखंड राज्य के हित के लिए यदि कोई भी सुझाव देगा तो इनका हित क्योंकि उन 15 उद्योगपतियों के प्रति है, तो नरेंद्र मोदी जी को मोटा चंदा देकर विधायक भी खरीदते हैं और बाद में ईवीएम से लेकर पूरा तंत्र खरीदने का काम करते हैं। रतुड़ी जा रहा हूं। आप अपने रतुड़ी जी के साथ समस्या क्या है कि इनको बीजेपी कार्यालय से लिखा लिखाया वक्तव्य मिलता है, वही उनको बोलना है, उससे बाहर वो बोल नहीं सकते। अरे इतना पढ़ नहीं हूँ, समझे, जरा धैर्य से बात किया करो प्रवक्ताओं के सामने और तरीके से। नरेंद्र मोदी जी की बढ़िया चालीसा पढ़ी जाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का गुणगान किया जाए और फिर विपक्ष को कोसने काम शुरू कर दिया जाए। सरकार आपकी है, सुझाव आपको देने हैं, आप दे दीजिए। हमारी सरकार होगी तो हम तो क्रियान्वयन करके दिखाएंगे। हमने तो उत्तराखंड की भूमि को, जो फॉरेस्ट की भूमि थी, उसको बचाने का संरक्षण करने के लिए कानून बनाए। आप तो उन कानून को धज्जियां उड़ा रहे हैं उस कानून की और उस पर्यावरण रक्षा का जो कर्तव्य, क्योंकि मैं कर्तव्य इसलिए बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता जिसे अपना कर्तव्य मानती है, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दी है तिलाड़ी कांड में लोगों ने। और आप तिलाड़ी कांड के प्रतिनिधि के ही आज भी राजशाही को पाल रहे हैं। हसदेव छत्तीसगढ़ के अंदर एक जंगल है, लाखों की संख्या में पेड़ काट दिए केवल अदानी जी का एक कोयले का प्लांट चलाने के लिए। किस मुंह से बात करेंगे आप? आपके तो हाथ और पैर बिल्कुल खून से सने उत्तराखंड के लोगों से। ठीक, रतुड़ी जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई बात भी कह दो, पहले तो ये मर्यादा भूल जाते हैं कि हमको क्या कहना चाहिए। पढ़ाया लिखाया भैया, तुमसे ज्यादा समझदार हूँ और मैं राजनीतिक ज्ञान है मुझे। मैंने ये गलत कहा कि आप बड़े बांधों के समर्थक नहीं थे? आप जरा बड़े बांधों के समर्थक नहीं थे? मुझे बताओ। हम ये कह रहे हैं कि आप 10 साल उत्तराखंड में रहे, आपने क्यों नहीं है सीएनजी और इसके वो इलेक्ट्रिक वाहन लाए? क्योंकि तब इलेक्ट्रिक वाहन केवल बात करना कहां से लाते हो और टीवी चैनल पर आकर के आंट कह देना झूठ। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। अरे उत्तराखंड में आप पढ़ो, आज पढ़ो। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आज भी यहाँ पर अभी हाल में हुआ कि जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, ये अभी विक्रम जिनको हमने कहा कि हम नए परमिट उनको देंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, जो सीएनजी के वाहन खरीदेगा। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे
नहीं, चैनल ये पे आ ये जाओ और जो बहुत मर्जी सही कह बात दो। है। ऐसा आप नहीं जब है। तक अदानी अंबानी का अभी फायदा आप नहीं पहले होगा अध्ययन इलेक्ट्रिक करो वाहनों में, कि तब तक आप राज्य देंगे नहीं। सरकार ने अभी क्या कहा। हमने कहा कि सौर ऊर्जा, हमने अभी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई विद्युत पैदा करनी है तो छतों पे आप सौर ऊर्जा लगाओ और आपकी बिजली बनेगी, पर्यावरण भी ठीक रहेगा। जी जी जी, आशीष आपका सैनी जी, जो सौर ऊर्जा जो की बात सरकार कर रही है केंद्र से लेकर राज्य तक, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सौर ऊर्जा जब से कमर्शियली लॉन्च हुई है, कम से कम 1995 से भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए गए, विंड एनर्जी लगाई गई, और अदानी जी का जो पहला पालन पोषण हुआ 1995 वो सौर ऊर्जा से ही हुआ है। उनकी छठी में उन्हें सौर ऊर्जा दी गई थी। बाद में उन्होंने आगे क्या किया है, मोदी जी के शासनकाल में 1 रुपए मीटर के दर पर जमीनें ली और दबा के सोलर प्लांट लगाए, और भयंकर सब्सिडी गुजरात की सरकार से ली। तो वो अच्छा काम किया, लेकिन उन्होंने सब्सिडी नहीं, वो अपराध किया। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा कि जब सौर ऊर्जा के प्लांट अदानी जी गुजरात में लगा सकते हैं, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में अगर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाए, तो मुझे बताइए कि किसी उद्योगपति को क्या छूट सरकार दे जा रही है कमर्शियल में, और क्या किस रेट पे एग्रीमेंट करते हैं। मैं आपको बताऊं, 15 रुपए यूनिट के रेट पर गुजरात में एग्रीमेंट होता है, और 3 रुपए 40 पैसे के यूनिट पर उत्तराखंड में के व्यापारी को आप एग्रीमेंट करते हैं बिजली खरीदने के लिए, अगर वो सौर ऊर्जा से पैदा करता है। इतना बड़ा अंतर पर्याप्त है इन लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए। ठीक है, देवचो उत्तराखंडी जी, बात रखिए आपने। जी, आज तो एक बात पहली बार मुझे समझ में आई है जो रतुड़ी जी ने बताया, क्योंकि वो राज्य आंदोलनकारी रही है, उन्होंने राज्य मांगा है। उनका कहना ये है कि बड़ा बांध जो बनाए गए हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक है। उनके कहने से ये बात हमें आज समझ में आ रही है। लेकिन जब बांध बन रहा था तो आप राज्य आंदोलनकारी थी, क्या आपने उस टाइम विरोध भी किया? नहीं किया। अभी आप जब चिपको आंदोलन पहले था तो शायद आपने भी उसमें भाग लिया होगा, लेकिन आज उसकी अब जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा है कि सरकार अपना पल्ला न झाड़े। अभी जो हमसे पहले जो वक्ता थे, जो मेरे ख्याल से वरिष्ठ पत्रकार और जो पर्यावरणविद थे, उन लोगों ने जो बातें हम उनको क्यों नहीं मानते कि हाँ आप जो कह रहे हैं देर आए दुरुस्त, हम ये काम करेंगे। आप बार बार बोल रहे हैं कि भैया 10 सालों में, तो दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, 10 साल से आप हैं, इलेक्ट्रिक का विज्ञान अभी आया, तो उसको अब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया? आप ऐसे आरोप दोनों पर मत लगाइए। हम तो बोला आप अब जो हुआ इन 10 सालों में करके दिखाओ ना। आज से 2017 से पहले अगर मान लो कांग्रेस थी, बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही थी, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं, और इसलिए ज्यादा करना चाहता हूं कि आपका जन्म उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से या उत्तराखंड आंदोलन के माध्यम से हुआ है, तो आपको तो ज्यादा पीड़ा होनी चाहिए थी। आप पक्ष क्यों ले रहे हैं बीजेपी का, जो दिल्ली से चला करके हमारे उत्तराखंड को तहस-नहस करने की उस पे आए हुए। अभी आपको मैं सुन रहा था कि जो हमने हॉलीडे होम बनाए हैं, चलो आपका बाकी जगह जो घूमने लायक जगह है, कौसानी चलो, नैनीताल आओ, हर जगह आओ, लेकिन जो बद्रीनाथ और केदारनाथ और यमुनोत्री गंगोत्री तक आखिरी पड़ाव तक आप लोगों ने उसको व्यवसायिक बना दिया है और व्यवसायीकरण करवा दिया है, उसको क्यों नहीं रोक सकते आप बुद्धिजीवी हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं बहस कर सकते हैं? आप बताइए, आपने सरकार को सलाह दीजिए और उत्तराखंड को बचाने की मुहिम करिए। उत्तराखंड बचाना, हिमालय बचाना मतलब उत्तराखंड और सारे हिंदुस्तान को और दुनिया को बचाने वाली बात है। तो इतना तो पुण्य का काम और करने का काम करो। रतुड़ी जी, ऐसे मत झाड़ो पल्ला। और दूसरी बात, जहां तक जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी सुझाव आया था, उससे मैं आगे एक चीज और बता दूं कि जो पहले था कि जंगलों में हम लोग वहां रहते थे तो लकड़ियां ले आते थे, तो वो लकड़ियां जंगल में नहीं पड़ी रहती थी। अब क्या है कि 6-6 महीने तक आग लगी रहती है, कितना ही पानी बरस जाए जंगलों में आग लगी रहती है। वो भी तो पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग का काम करता है, पर्यावरण को दूषित करता है। तो उसके लिए भी तो सोचते हैं। पर अगर रिवर्स प्लान होता है, कल अगर सारी गैस न जलाकर चला आग सेकने के नाम से भी अगर कोई लकड़ी, जो खराब लकड़ी जंगलों की घर की तरफ लाता है, तो जंगलों में बड़े देर तक आग नहीं लगेगी। और उन्हीं लकड़ियों को हम पहले मकान बनाने और कई और चीजों में काम भी लाते थे, जो सूखी लकड़ी हो जाती थी। तो कुल मिलाकर के एक सर्कल है, जीवन सर्कल है, जो जीवन सर्कल से आज जो हिमालय बचाने की बात हो रही है, वो सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि इसका चौमुखी विचार करके एक विजन बना करके ही इसको बचाया जा सकता है। ठीक है, आरपी रतुड़ी जी शॉर्ट पे जवाब दीजिएगा, फिर मैं त्रिलोकचंद सोनी जी पर जाऊंगा। नहीं, मैं उनका सुझाव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। निश्चित तौर पर इस पर हमारी सरकार को और उत्तराखंड के सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी और कांग्रेस की सरकार में भी सहयोग रहा है, तो उनके सुझाव
उस समय नहीं आए, पर आज उनके सुझाव है, बहुत अच्छी बात है। उन सुझाव पर हमको गौर करना चाहिए। वो विरोधी दल होगा, लेकिन अगर अच्छे सुझाव है तो उस पर निश्चित तौर पर हमको मनन करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। ठीक बात है। त्रिलोचन सोनी जी, क्योंकि आपसे इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जैसे बात है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, और ये समय की मांग भी आने वाले वक्त में ये करना होगा, क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन जिस तरीके से हो रहा है पेट्रोल डीजल का, वो कमी हो रही है। ये उत्तराखंड में कितना सफल रहेगा इन चीज़ों को अगर देखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कितना काम करना बाकी रहेगा। ईवी के जो चार्जिंग स्टेशन है उनको बढ़ाया जाना है, और जो सीएनजी है उसको बढ़ाया जाना है, पहाड़ी और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो है उन गाड़ियों को चलाना। तो इस पर कितना काम करना चाहिए और कितना इससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, जिस तरीके के हालात वर्तमान समय में लोगों को झेलना पड़ रहा है प्रदूषण के कारण, हम तो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, आजकल भी उनका बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आजकल भी वो जो है स्कूलें बंद हो चुके हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो बंद हो चुके हैं। जी। क्यों हो गए? क्योंकि वहाँ पर जो है कि वातावरण बहुत दूषित हो चुका है। लेकिन हम तो ऐसे प्रकृति की गोद में रहते हैं, हमको ऐसे चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। हम गांव के रहने वालों, मैं तो आज भी जो है कि इधर टिहरी जनपद में रहता हूँ। जैसे ही हम ऊपर रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में हैं। इतना खुशनुमा मौसम होता है हमारा जीवन। तो हमने तो यह ऐसा वातावरण देखा हुआ है, ऐसे परिस्थितियाँ देखी हुई हैं, ऐसे ठंड में, गर्म में, बर्फ में, बरसात में हम जैसे लहर, समुद्र की लहरें होती हैं, ऐसे थपेड़े खा करके हम बड़े हुए हैं। सभी लोग में हैं, हमारे सरकार में जितने मुहिंदे बैठे हैं वो भी सब जो है कि ऐसे ही परिस्थितियों से निकल के बड़े हुए हैं जी। अब हमारी जो बातें आती हैं कि इसकी सुरक्षा कौन करेगा? दिल्ली वाला नहीं करेगी इसकी सुरक्षा, दिल्ली वाला योजना नहीं बनाएगा, योजना हमने बनानी है। और इस योजना बनाने में मुझे तो ये लगता है कि जो गांव का दूरस्थ व्यक्ति है, उस गांव को, दूरस्थ व्यक्ति को उस कमेटी में लेना चाहिए। क्योंकि घेस बलाण का आदमी, चक्रौता का ला त्यूणी का आदमी, पिथौरागढ़ का आदमी जिन परिस्थितियों से झेल रहा है, चाहे ठंड की बात करें, चाहे बरसात की बात करें, चाहे हिमपात की बात करें, चाहे ग्लेशियर टूटने की बात करें, ग्लेशियर बनने की बात करें, बादल फटने की बात करें, वो सब परिस्थितियां इन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदमी झेलते हैं। क्या जब आपकी कार्य योजनाएं बनती हैं, उस आदमी को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? उन ऐसे लोगों को क्यों नहीं मंगाया जाता है जिनके सुझाव थे पहाड़ के जो विषम भौगोलिक परिस्थिति है उसकी रूपरेखा पर एक नया आयाम हमारे सामने आए? अच्छा, तो इस ओर हमको काम करना पड़ेगा। सर, आप लोग तो बहुत लंबे वक्त से पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। आप खुद एक पोशाक पहनकर भी एक संदेश देते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी, कितना महत्वपूर्ण है। क्या सरकारों ने, पूर्व में रही सरकार, मौजूदा सरकार के ओर से ऐसी कार्यशालाएं होती हैं जिसमें आप लोगों को पूछा जाता है कि कैसे इस पर काम किया जा सकता है? कोई चिंता मंथन? नहीं, मैं अभी मुझे लगभग 35 साल करीबन इस क्षेत्र में काम करते हुए हो चुके हैं। और जो पौधे उपहार में भेंट कर रहे हैं लोग आजकल, क्या आप देखते हैं सभी जो जहां मिलने के लिए जाते हैं पौधे उपहार में देते हैं। तो वो कार्य जो पौधा उपहार में देने का है वो मैंने चलाया हुआ है। मैंने उसको शुरुआत की थी, लेकिन आज तक मेरा नाम कहीं नहीं है कि यार डॉक्टर त्रिलोचन सोनी भी एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने जो है कि पौधे उपहार में, पौधे भेंट करने वाला आंदोलन को जन्म दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संदेश अच्छा निकाला था कि जो भी मुझे मिलने आए वो एक पौधा लेके आए। पौधे जब हम ले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा उस पौधे के प्रति दिल लगा होता। मैं तो शादी में भी जाता हूं, जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनको सगुन में एक पौधा दे के आता हूं ताकि उनके जीवन में पौधे के जैसे खुशहाली आए। तो ये बढ़ावा हमको देना पड़ेगा। हमको जो है कि अपनी शादी के सालगिरह पर पौधे लगाने पड़ेंगे, वो हमारे भावना से जुड़ेंगे। हमको जो है कि हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है या हमारे जन्मदिन होता है, ऐसे यादगार पलों पे हमको एक एक पौधा लगाना चाहिए। हमने अपने माता पिताजी के नाम पर एक एक पौधा लगाना चाहिए। 30 सालों से मैं इस अभियान को चला रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका एक अंश माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा, तो उसी के बदौलत हो सकता है कि ये मां के नाम एक पेड़ लगने का जो अभियान आज पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं ना कहीं ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। क्योंकि अगर इस तरीके की कार्य योजनाएं नहीं चलाता तो मुझे लगता कि ये समाज के बीच पर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं चलाया है।
और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, जो इलेक्ट्रिक बसों की बात आ रही थी, हाँ, कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब बिल्कुल से कितना बिल्कुल, महत्वपूर्ण? जो उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति में हम ऊंचावत के वाले क्षेत्र में, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं घाटियां हैं, कई चीजें हैं, तो इन बसों को सरकारों को संचालन करना चाहिए रोडवेजों के माध्यम से, और जगह जगह पर एक ऐसे स्टेशन बनाने चाहिए या उन बसों की बैटरियां होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पर किसी की बैटरी खत्म हो चुकी तो वहां पर उस बैटरी को निकाल करके दूसरी बैटरी वो लगाए और वो बस आगे चले। ये भी एक इसका एक सुझाव हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते कि यहां से देवप्रयाग तक एक बस जाएगी, देवप्रयाग से लेकर के आपके जो है कि गोपेश्वर तक एक बस जाएगी, गोपेश्वर से जो कि बद्रीनाथ तक दूसरी बस जाएगी। अगर इस तरीके के ऐसे भी हम छोटे छोटे कार्य योजना में विभाजित करते हैं तो निश्चित तरीके से पहाड़ में भी जो है कि इलेक्ट्रिक बसें चलेंगे, उनका लाभ मिलेगा, वो भी सफल होंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं दिल्ली से लेकर के कि गंगोत्री तक, दिल्ली से लेकर के यमुनोत्री तक, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ तक, दिल्ली से लेकर के केदारनाथ, अगर हम वो इलेक्ट्रिक बसों में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं संभव नहीं होगा। इसलिए छोटे छोटे स्टेशन बनाने या फिर उसके बाद जो कि जगह जगह पर छोटे छोटे स्टेशन बन गए, अलग अलग बसों के माध्यम से हम जो है कि वहां पर काम करते हैं। इस ओर सरकार को बहुत अभी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को काम करने की जरूरत है। मैंने तो जो मसूरी में जो बहुत बड़ा वहां पर जो कि जाम लग जाता है, गर्मी के सीजन आता है तो बहुत जाम लगता है, आने जाने आदमी 3-3 घंटे तक बसता। तो मैंने एक सुझाव देने का प्रयास भी किया था, या तो जो वो मसूरी झील है, उस मसूरी झील के यहां पर जो है कि जो नगर पालिकाएं हैं उनकी बसें आनी चाहिए, वो यात्रियों को उन होटलों तक ले जाएंगे। अगर किसी के जो यात्री होटल में जहां पर व्यवस्था है गाड़ियों की, तो वो शाम के 8 बजे बाद अपनी गाड़ियों को उस होटल में ले जा सके। एक दूसरी बात मेरी ऐसा था कि जो फ्लाईओवर टाइप के बनने, तो वो फ्लाईओवर जो कि बनना चाहिए, वहां पर भी नीचे से अगर कोई बसें जा रहे तो ऊपर से नीचे आते रहे, तो इस तरीके से मसूरी में भी जाम की स्थिति नहीं बन सके। इस ओर भी कहीं ना कहीं हमको काम करना पड़ेगा। और वो कार्य योजनाएं जब आप स्थानीय स्तर के लोगों को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित तरीके से जो है कि वो कार्य योजना बन के, क्योंकि जो बड़े विद्वान हैं वो तो किताबों पढ़ के कर लेते हैं, खोजकर्ता आज के समय में बहुत कम वहां पर पहुंच पा रहे हैं। जो रात दिन जो कि ग्लेशियरों के नीचे बकरी चराने जा रहा है, रात दिन जो वहां पर घास के लिए जा रहा है, तो वो उसके बारे में कितना जानता होगा। जो लोक गाथाएं हमारे आए हैं, वो लोक गाथाएं देहरादून में या दिल्ली में बस के नहीं आए हैं, वो लोक कथाएं हमारे उन पूर्वजों से जो गांव में जीवन जिन्होंने बिताया है उनसे निकले हुए चीजें। तो निश्चित तरीके से अगर ग्लेशियर बचाने की बात आती है तो वहां पर, क्योंकि ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी आएगा, पानी आएगा तो झील बनेंगे, झील बनेंगे तो वो टूटेंगे तो बाढ़ की स्थिति पैदा करेंगे, बाढ़ की स्थिति पैदा होगी तो कहीं ना कहीं जनधन की हानि होगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं। आरपी रतूड़ी जी। देखिए रवि जी, निश्चित तौर पर सरकार बहुत संवेदनशील है और चिंतित है, पर्यावरण के प्रति भी है, लेकिन मानव विकास की भी चिंता है। हाँ। इन दोनों चिंताओं के बीच में बैलेंस करके कि पर्यावरण भी ठीक रहे और मानव को विकास भी मिले, ये दोनों चीजों को सोच करके हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और धामी साहब इस पर चिंतन कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं, और इसका निश्चित तौर पर लाभ जनता को मिलेगा। आशीष सैनी जी। देखिए, पर्यावरणविद हो और रिसर्च स्कॉलर हो, इन लोगों के जो सुझाव है वो सरकार को थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन में लाए, विपक्ष के लोग अगर सुझाव लें, और सभी जो व्यक्ति इस बारे में अपनी थोड़ी सी भी चिंता व्यक्त करते हैं, सरकार को खुले मन से उनके बातों को स्वीकार करना चाहिए। और पर्यावरण की रक्षा करने के दौरान यदि कोई माफिया का उद्देश्य इसमें प्रभावित करने की कोशिश करता है तो हमें उसे खारिज करते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, उसका जो आर्थिक पक्ष है उसको एक तरफ रखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। सुझाव बहुत है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है, लेकिन एक सुझाव मैं जरूर रतूड़ी जी को दूंगा कि उत्तराखंड में यदि कोई सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है तो आप अपनी सरकार से कहिए कि उसको 15 रुपए यूनिट का रेट दे जो गुजरात में मिलता है। ठीक है। ये मांग अगर ये धामी जी से करा दे तो मैं मान लूंगा कि आज की जो बहस है वो सार्थक रहेगी। उत्तराखंडी जी। जी, मैं आज जो डॉक्टर साहब जो कह रहे थे पौधा भेंट देने की, उसके बारे में उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये चीज आज मैंने 2016 से, जब हम स्कूल प्रशासन में थे तो हमने वहां पर एक नियम निकाला था इको ग्रेटिंग भेंट करने का।
और उसको अभी तक फॉलो करते हैं। और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने भी बहुत सारे ने मुझे फलदार वृक्ष भेंट किए हैं, तो मैं उनकी इन बात को आगे लेकर जा रहा हूँ, इसका मैं अपने सौभाग्य समझता हूँ। और पुनः मैं चाहता हूँ कि उनकी ये बात सारे उत्तराखंड के लोग और सारी दुनिया के लोग इस बात को फॉलो करें और जरूर अब जो है पेड़ों को लगाने की, पेड़ों के महत्व को समझें। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने, और वक्त इतना ही है, चर्चा को यहीं विराम देंगे। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आशीष सैनी जी, देवकीर्त चंद उत्तराखंडी जी और डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आज बात की हमने पर्यावरणीय चिंता की, ये बड़ा विषय है, पूरे विश्व में इस पर बात होती है, सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इस चिंता को कैसे कम किया जा सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर एक व्यक्ति की सहभागिता इसमें बहुत ज़रूरी है और जो चीज़ें निकल कर सामने आई उन्हें अपने जीवन में शामिल करना होगा ताकि इस चिंता को कम किया जा सके। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।